Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will start weekly current affair November 1 to 7. नेक्स्ट कार 19 थेरेपी ये ब्लड कैंसर के लिए है। नेक्स्ट कार ये भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी है। कार्ट सेल कार मीन्स कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी ये कैंसर के उपचार के लिए होती है और ये नेक्स्ट कार 19 ब्लड कैंसर के लिए है। इसका कार्य कैसे होता है? ये जो इम्यून सेल्स हैं उनको मॉडिफाई करती है और विशेष करके टी सेल्स को, जिससे कि वे कैंसर से लड़ने वाली कार्ट सेल में वो परिवर्तित हो जाती हैं। टी सेल्स ये एक प्रकार से वाइट ब्लड सेल्स हैं और इनका काम होता है ये साइटोटॉक्सिक यानी कि दूसरे सेल्स को मारना, किल करना। तो ये टी सेल थेरेपी कैंसर के लिए होती है। और जो नेक्स्ट कार 19 थेरेपी है ये ब्लड कैंसर के लिए है। नेक्स्ट बाकू टू बेलम रोड मैप। बाकू ये अजरबैजान का शहर है जहाँ पर COP29 संपन्न हुआ था और COP30 ये बेलम ब्राज़ील में संपन्न हुआ है। तो ये फाइनेंस मोबिलाइजेशन फ्रेमवर्क है। बाकू टू बेलम रोड मैप ये फाइनेंस मोबिलाइजेशन फ्रेमवर्क है जो कि COP29 में शुरू हुआ था बाकू में और COP30 यानी बेलम ब्राज़ील में इसको अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत यह कहा गया है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष विकासशील देशों को स्वच्छ तकनीक के लिए और जलवायु एक्शन के लिए विकसित देशों के द्वारा दिया जाएगा। तो ये बाकू टू बेलम रोड मैप है। इसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष सालाना 2035 तक ये देने की बात की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? 300 बिलियन डॉलर पब्लिक से और 1.3 ट्रिलियन कुल मिलाकर के प्रति वर्ष 2035 तक ये संसाधनों को जुटाना है। इस जो बाकू टू बेलम एक ये रोड मैप है इसका टारगेट है। इसके तहत 5R का मैकेनिज़्म दिया गया है। रिप्लेनिशमेंट पहला है, यानी कि जलवायु वित्तीयन में रियायती दरों पर फाइनेंसिंग विकसित देशों के द्वारा की जाए, ये है पहला R यानी रिप्लेनिशमेंट। और दूसरा R है रीबैलेंसिंग, यानी कि IMF और बहुपक्षीय जो बैंक हैं वो विकासशील देशों के ऋण भार में कमी करने में भूमिका निभाएं अपनी। ये रीबैलेंसिंग है दूसरे R का मतलब। और फिर है तीसरा R रीचैनलिंग, यानी रिस्क मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग की व्यवस्था हो। तो ये रीचैनलिंग है ताकि रिस्क मिटिगेटिंग, रिस्क को, खतरों को, जोखिम को कम करने के लिए जो उपकरण हैं उनको प्रयोग में लाया जाए। यह है रीचैनलिंग। उसके बाद आता है रीवैम्पिंग, यानी कि जो सरकारें हैं वो प्रकृति और जलवायु पर प्लानिंग करें, बजटिंग करें और निवेश करें। यह रीवैम्पिंग है। रीशेप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अंतिम R का मतलब है रीशेप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जो फाइनेंशियल ढांचा है उसको दोबारा से व्यवस्थित किया जाए ताकि पूंजी प्रवाह बढ़े। इस प्रकार से इसमें ये लक्ष्य दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है
गोगाबील झील ये बिहार में है। ये भारत का 94वां रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है, गोगाबील झील। ये दो नदियाँ महानंदा और कंखर और साथ में गंगा के द्वारा जो एक गोखुर झील बनाई गई है उसी को गोगाबील झील कहा गया है। गोकुल जलाशय ये बिहार के बक्सर में है, जो 92वां है रामसर स्थल और 93वां है उदयपुर झील, ये भी बिहार में ही है। तो ये इस समय जो रिसेंट में गोगाबील झील है ये 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वाटर कन्वेंशन। ये दक्षिण एशिया में बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना है जो वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ है। इसका वाटर कन्वेंशन का जो आधिकारिक वैसे नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स, यानी कि जो ट्रांस बाउंड्री के जो जल के स्रोत हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय झीलें हैं उनका संरक्षण करना, ये वाटर कन्वेंशन का लक्ष्य है। 1992 में ये वाटर कन्वेंशन हेलसिंकी फिनलैंड में अपनाया गया था, 1992 में हेलसिंकी फिनलैंड में, और 1996 में 4 साल के बाद में लागू किया गया इसको। ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है साझा जल स्रोतों के सतत प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट न्यूज आता है प्रोजेक्ट सन कैचर। ये गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर के टेस्ट के लिए एआई कंप्यूटिंग, यानी कि अंतरिक्ष में सोलर पावर्ड सैटेलाइट के प्रयोग से एआई कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना है। एआई डेटा सेंटर के टेस्ट के लिए अंतरिक्ष में ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट सन कैचर, और इसमें सोलर पावर्ड सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा। प्रोजेक्ट सन कैचर। नेक्स्ट न्यूज आता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ये एशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो भारत की 2016 में कुल मिला के 24 विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे और 2026 की रैंकिंग में 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या इसमें बढ़ी है। इसमें केवल चीन के ही 395 विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा शामिल हैं, उसके बाद में भारत का नंबर आता है। चीन के बाद में भारत का नंबर आता है, जो कि भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। उसमें भी आईआईटी दिल्ली टॉप पे रहा है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे नंबर पर रहा है, और इस पूरी रैंकिंग में टॉप पे रहा है हांगकांग विश्वविद्यालय, और फिर दूसरे नंबर पर रहा है पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का। तो इस तरीके से क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट। ये यूनेप के द्वारा प्रकाशित की गई है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। इसमें कहा गया है कि जो पेरिस समझौते के एनडीसीज हैं, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उसके बावजूद ग्लोबल टेम्परेचर 2.3 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस शताब्दी तक बढ़ने का अनुमान है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 में कि जो पेरिस समझौते के जो एनडीसीज हैं उसके बावजूद भी जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान है इस शताब्दी तक 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि पेरिस समझौते में लक्ष्य रखा गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैश्विक तापमान को लाने का प्रयास किया जाएगा। और
2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। यानी मैक्सिमम प्रयास किया जाएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो 2 डिग्री से नीचे, कम से कम 2 डिग्री से नीचे रखा जाए ये वैश्विक तापमान वृद्धि। ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में 2024 में 2.3% ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ा है, जो 57.7 गीगाटन CO2 के समकक्ष है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्सर्जन को 2035 तक 55% तक कम करने की जरूरत होगी। ये अनुमान लगाया गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्रीन हाउस उत्सर्जन को इस स्तर तक लेके आना है तो 2035 तक 55% तक उत्सर्जन कम करने की ज़रूरत होगी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि भारत और चीन का योगदान इस उत्सर्जन में ज़्यादा है, लेकिन भारत की जो उत्सर्जन के आंकड़े हैं वो विश्व के औसत से काफ़ी कम हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है वैभव। यह वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, ये साइंस और टेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है 2023 में। ये भारतीय प्रवासी लोगों के लिए भारतीय संस्थानों में कार्य करने की अनुमति देता है, जो कि प्रतिवर्ष 2 महीने के लिए वे रुक करके मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ऐसा काम कर सकते हैं भारतीय संस्थानों के साथ में। यह है वैभव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट न्यूज़ है उमंगौट नदी या दाउकी नदी। ये मेघालय की नदी है। इसका जो पानी का रंग था हरा नीला, इससे मटमैला हो रहा है, इसलिए चर्चा में आया है। तो ये याद रखने के लिए है उमंगाट या दाउकी नदी, जो मेघालय की नदी है। नेक्स्ट न्यूज आता है तंबाकू पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाने वाला जो देश बना है पहला, वह है मालदीव। यानी कि जीवन भर के लिए एक निश्चित उम्र के बाद में वो लोग तंबाकू के उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे मालदीव के अंदर। तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाने वाला जो तंबाकू पर पहला देश है वो दुनिया का मालदीव है। नेक्स्ट न्यूज है मसल्स। ये ग्रीस के जो समुद्र में बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का संकेत करते हैं। तो ये मसल्स क्या हैं? ये मोलस्क स्पीसीज के तहत आते हैं। मसल्स ये मोलस्क हैं और इनका उपयोग किया जाता है समुद्री प्रदूषण के बैरोमीटर के रूप में, यानी कि जो समुद्री प्रदूषण है इनसे वो पता किया जाता है मसल्स। तो इनको कहाँ देखा गया है? ग्रीस के समुद्रों में माइक्रोप्लास्टिक के प्रदूषण का ये संकेत करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर TMSR। थोरियम से जो यूरेनियम तैयार करने का काम किया है ये विश्व में वो पहला देश है चाइना। जो थोरियम से यूरेनियम ईंधन तैयार किया गया है वो भी TMSR से, थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर से। इसमें हाई टेम्परेचर जो मोल्टेन साल्ट है ये कूलेंट के रूप में काम करता है। वैसे तो थोरियम 235 ये थोरियम 232 अकेला थोरियम का समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है, जो प्रकृति में पाया जाता है। जो प्रकृति में पाया जाने वाला है वो थोरियम 232 है। थोरियम 233 में बदलना होता है। थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलना होता है एक रिएक्टर के माध्यम से, तब इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में केरला और उड़ीसा में मोनाजाइट अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जहां पर 8 से 10% थोरियम
का निष्कर्षण किया जाता है, केरला और उड़ीसा में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी मोनाजाइट एस्क पाया जाता है। इससे थोरियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा में। सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में। इसमें होता है सिलिकॉन और कार्बन, उच्च ऊष्मा संचालन, निम्न ऊष्मीय प्रसार, अभूतपूर्व कठोरता इसमें होती है। सिलिकॉन और कार्बन से बना होता है, उच्च ऊष्मा संचालन और निम्न ऊष्मीय प्रसार, साथ में अभूतपूर्व कठोरता होती है। इसका प्रयोग सेमीकंडक्टर एरोस्पेस के कंपोनेंट में किया जाता है। GSAT-7R ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया है। GSAT-7R ये संचार उपग्रह है और भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसको LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये सबसे भारी भारत का ऑपरेशनल रॉकेट है LVM-3। इसको डीप स्पेस मिशन संचार उपग्रहों के लिए ये तैयार किया गया है लॉन्च करने के लिए। लगभग 44 क्विंटल का इसका वजन है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट GTO में लॉन्च किया गया है और अंततः ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि पृथ्वी की से 35,786 किलोमीटर दूर पृथ्वी की सतह से ऊपर है, वहाँ पर स्थापित होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अभी ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट GTO में लॉन्च किया गया है इसको, और बाद में इसको 35,786 किलोमीटर दूर पृथ्वी की सतह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। अन्य कुछ उपग्रह हैं जो GSAT श्रृंखला के हैं। GSAT-7 ये इसका नाम रुक्मणी है, 2013 से चालू है नौसेना में। इसके सहयोग से नौसेना के संचार में मदद मिलती है। GSAT-7A जिसको एंग्री बर्ड कहते हैं, 2018 में लॉन्च किया गया है, वायुसेना के लिए है GSAT-7A। और GSAT-7B ये विकसित किया जाएगा आगे चल करके, जो कि बॉर्डर की निगरानी और संचार के लिए होगा। GSAT-7B। नेक्स्ट एक न्यूज आता है, एक्सरसाइज त्रिशूल ये तीनों सेनाओं का अभ्यास है। एक्सरसाइज त्रिशूल ये तीनों सेनाओं का अभ्यास है। नेक्स्ट न्यूज है, अल्फवेन वेव्स ये अल्फवेन वेव्स सूर्य के कोरोना में उपस्थित होती है। अल्फवेन वेव्स सूर्य के कोरोना में चुंबकीय तरंगे हैं ये, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ में यात्रा करते हैं। तो ये अल्फवेन वेव्स क्या हैं? सूर्य के कोरोना में उपस्थित हैं और ये चुंबकीय तरंगे हैं। सूर्य की सतह से ऊर्जा को कोरोना में लेकर जाती हैं, इसलिए तापमान कोरोना का बढ़ जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसको पाक कला के रूप में मान्यता दी गई है लखनऊ को। इससे पहले पाक कला के लिए हैदराबाद को नामित किया गया था, और इसके अलावा कुछ शहर हैं जैसे ग्वालियर को संगीत के लिए, जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, चेन्नई को संगीत के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ध्यान रखने के लिए है कि ग्वालियर को संगीत के लिए, जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, चेन्नई को संगीत के लिए, और लखनऊ को अभी और इसके पहले हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के पाक कला गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन। ये एपेक का सम्मेलन
साउथ कोरिया के ग्योंगजू शहर में 2025 में हुआ। साउथ कोरिया में हुआ है ये, ग्योंगजू शहर में। इसका सचिवालय अपेक का सिंगापुर में है और इसका गठन 1989 में किया गया था। अपेक का 1989 में इसका गठन हुआ था। 21 इसके जो सदस्य देश हैं, जिसमें से कुछ सदस्य देश जैसे यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, जापान है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली। भारत अपेक का सदस्य नहीं है, ये पर्यवेक्षक है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश बढ़ाना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट न्यूज आती है जीपीएस स्पूफिंग। ये क्या है? ये साइबर अटैक का एक प्रकार है। जीपीएस स्पूफिंग ये साइबर अटैक का एक प्रकार से टाइप है जो गलत लोकेशन को भेजता है, जिससे कि उड़ान, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र प्रभावित होते हैं। यानी कि लोकेशन को एक गलत बता देता है। जब सिग्नल कमज़ोर होता है तो उस पर ये जो गलत लोकेशन वाला इस एक प्रकार का साइबर अटैक है, ये हावी हो जाता है और जो उड़ानें हैं वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अब्राहम अकॉर्ड्स। इसको ध्यान रखने के लिए है कि 2020 में समझौता हुआ था इजराइल, बहरीन, मोरक्को और यूएई के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य पूर्व में तनाव को कम करना, यानी कि जो इजराइल और अरब देश हैं इनके बीच में तनाव को कम करना था। अब्राहम अकॉर्ड, इसमें शामिल हुए थे इजराइल, बहरीन, मोरक्को, यूएई। नेक्स्ट आता है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। ये कतर की राजधानी दोहा में संपन्न हुआ। सोशल डेवलपमेंट सम्मेलन 2025 में हुआ था और उसी में दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य गरीबी को ख़त्म करना, रोजगार को बढ़ाना, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, इस प्रकार से सतत विकास को बढ़ावा देना। तो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार समावेशन यानी इंक्लूसिवनेस और इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट न्यूज़ है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। इथोपिया एक पहला देश है जिसने इस योजना के मॉडल को अपनाया है अपने यहाँ की गरीबी को हटाने के लिए। तो NRLM 2011 में लॉन्च किया गया था और 2016 में इसका नाम बदल करके NRLM कर दिया गया, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो NRLM है 2016 में आया और 2011 में आया था NRLM। नेक्स्ट न्यूज़ है टाइफून कालमाइगी। ये वियतनाम और फिलीपींस में आया है। कालमाइगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। इसका मुख्य जो फोकस रहा है, यानी कि जो हिट होने वाले क्षेत्र रहे हैं वो वियतनाम और फिलीपींस रहे हैं। नाम है इसका टाइफून कालमाइगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन, DRI के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके द्वारा इस पर छापा मारा गया है वलसाड़ गुजरात में, जो कि बहुराज्यीय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। कारण था अल्प्राजोलम दवा, जो कंट्रोल सब्सटेंस के तहत आती है, यानी कि डॉक्टर के सलाह पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है, अपने आप नहीं। और इसका उपयोग किया जाता था एंजाइटी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। अल्प्राजोलम, तो इसी के निर्माण के लिए ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन के तहत
बहुराज्य जो मल्टी स्टेट ड्रग नेटवर्क उसको ध्वस्त किया गया है DRI के द्वारा। एक बुक लिखी गई है SY कुरैशी के द्वारा, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। ये SY कुरैशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। EU ने 2040 तक 90% कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य को दोबारा संशोधित किया है। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन 90% की कमी करेगा EU 1990 के स्तर की तुलना में। 90% जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसमें कमी लाएगा EU 2040 तक, ये लक्ष्य रखा है इसने।